भारतीय संस्कृति और राष्ट्र के संदर्भ को पहचानने के लिए निर्मल वर्मा सभ्यता के समग्रता बोध पर जोर देते हैं। समग्रता बोध यानी संस्कृति किसी एक केंद्र से नहीं जन्म लेती है। संस्कृति के अनंत केंद्र होते हैं और उन अनंत केंद्रों से जो एक सामूहिक सामासिक व्यक्तित्व निर्मित होता है, वह व्यक्तित्व ही आत्मसंदर्भ और भारत की सांस्कृतिक पहचान को रेखांकित करता है। एक सभ्यता का समग्रता बोध क्या मतलब है इसका? मेरा अभिप्राय अर्थों के उस तंतुजाल, उस टेक्सचर से है जहां सब धागे एक समूचे जीवन की अर्थव्यवस्था के पैटर्न बनते हैं। एक का अर्थ दूसरे में खुलता है, दूसरे का अर्थ तीसरे में जुड़ा है। अर्थों की अन्योन्याश्रित व्यवस्था जिसमें भीतर और बाहर का संबंध, मनुष्य की एकीकृत आत्म छवि और बाहरी जगत की विविध अनंत छवियां एक ही सूत्र में अंतर्ग्रथित है। इस दृष्टि से एक भारतीय लेखक के लिए भारत का परिदृश्य आज भी उन पौराणिक प्रतीकों, मिथकों और स्मृतियों से उतना ही सघन, अर्थपूर्ण और स्पंदनशील है जितना मध्यकालीन यूरोप दांते के लिए और यूनान का क्लासिक युग एक्साइलस और सोफोक्लिस के लिए रहा होगा। पर पश्चिम की तरह, यूनानी सभ्यता की तरह, यूरोप की सभ्यता की तरह भारत की संस्कृति और सभ्यता का संदर्भ वही नहीं है जो पश्चिम कहता है, या पश्चिम कितना सच कहता है, या पश्चिम के उधार लिए हुए शब्दों से भारत की सांस्कृतिक सत्ता को निरूपित और अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। भारत को समझने के लिए भारत के सांस्कृतिक संदर्भों और भारत के उस इतिहास में जाना होगा जो अखंड रूप से 3000 सालों तक, और पीछे जाएं तो 5000 सालों तक, और पीछे चले जाएं तो चलते चले जाएं, भारत की पहचान एक अखंड यात्रा के रूप में 3000 सालों से आज तक चली आ रही है। भारत की उस पहचान में, उस आत्मसत्ता में, उस सांस्कृतिक बोध में किसी तरह का कोई विरूपण स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत की पहचान सांस्कृतिक सत्ता के रूप में एक जीवित संस्कृति के रूप में होती है। भारत का संदर्भ मनुष्य की आत्मसत्ता, मनुष्य की आध्यात्म सत्ता, और उस आध्यात्म सत्ता से मनुष्य की सामाजिक और ऐतिहासिक सत्ता को परिभाषित करने का काम भारत अपने सांस्कृतिक संदर्भों से करता चला आ रहा है। भारतीय संस्कृति सिर्फ अतीत का अवशेष न होकर एक जीवंत समाज व्यवस्था में प्रवहमान है, और यह प्रवाह विशिष्ट भौगोलिक परिवेश में 2000 वर्ष की ऐतिहासिक निरंतरता में विराजमान था। इतिहास के प्रहारों द्वारा छत विछत, जगह जगह रूंधा हुआ, भ्रष्ट, मैला, विकृत, फिर भी क्रियाशील, अपने बिंबों और प्रतीकों में प्राणवान, लाखों लोगों के जीवन में रचा बसा, उनके जीवन और उनके मूल्य को लगातार एक अर्थवस्था देता हुआ, उसमें वे सब मैले और पवित्र तत्व मौजूद थे जिससे एक जीवंत सभ्यता का चरित्र बनता है। भारत की संस्कृति को पहचानने के लिए केवल अतीत का संदर्भ नहीं है, या केवल अतीत एक उदाहरण भर नहीं है। अतीत से वर्तमान तक एक अखंड अनवरत धारा स्पंदित होती रही है, और उस स्पंदन में हमारा जीवन प्राण स्पंदित होता है। हम इतिहास में, समाज में, राज्य में और राष्ट्र में
अपने प्राणों के साथ, अपने स्वप्नों के साथ और अपनी आत्मसत्ता की आध्यात्मिक चेतना के साथ जीवित होते हैं। भारत को समझने के लिए भारत की प्राण सत्ता में प्रवेश करना होगा। भारत को उस रूप में समझना होगा जो इसकी आध्यात्मिक गतिविधियां, आध्यात्मिक क्रियाशीलता और आध्यात्मिक चेतना के साथ वर्तमान की संगत और इतिहास की अखंड धारा को एक साथ रखते हुए भारत की पहचान को समझा जा सकता है, भारत को जाना जा सकता है। एक जाति की स्वतंत्रता, मेधा और विवेक शक्ति जो उसे अपने परंपरागत संस्कारों से प्राप्त होती है, सहसा संदिग्ध और भ्रांतिपूर्ण बन जाती है। एक भारतवासी यूरोपीय मान्यताओं और जीवन दृष्टि को स्वीकार न भी करे तो भी वह स्वयं अपनी मान्यताओं और जीवन दृष्टि के प्रति संकालु हो जाता है। ये क्यों होता है? ये सिर्फ इसलिए होता है कि ब्रिटिश सत्ता ने हमारे मानसिक तंत्र पर, हमारे मस्तिष्क पर इस तरह से कब्जा कर लिया कि जो कुछ यूरोप में है वही मूल्यवान है, पर ऐसा है नहीं। यूरोप हो सकता है अपने संदर्भों से मूल्यवान हो, पर भारत अपनी संस्कृति, अपने सांस्कृतिक परिवेश और अपने संदर्भों से एक वैकल्पिक संरचना को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। भारत को जानने समझने के लिए भारत के गांव, भारत के लोग और भारत के लोक समाजों में अंतर्निहित बिंबों, प्रतीकों और मिथकों को देखना चाहिए। जब हम भारत के इतिहास और मिथक को देखते समझते हैं तो भारत की राष्ट्रीयता, भारत के सांस्कृतिक संदर्भ और भारत की एकात्मक सत्ता को भी पहचानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ हमें सिखाने के लिए यूरोप नहीं है, यूरोप से कहीं बहुत ज्यादा आगे भारत अपने सांस्कृतिक संदर्भों से पहचाना और जाना जाता है। भारत में रहने वाली एक जाति नहीं, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व किसी एक केंद्रीकृत राजसत्ता पर निर्भर नहीं था, न ही उनके अस्तित्व के स्रोत किसी एक राष्ट्रीय अवधारणा द्वारा अनुशासित होते थे। अक्सर कहा जाता है, और यह भ्रांति भी हमारे पश्चिमी शिक्षित वर्ग में व्यापक रूप से प्रचलित है, कि अंग्रेजी राज ने अपने प्रशासन तंत्र द्वारा भारत में बिखरी अनेक जातियों, राज्यों, उपराज्यों को एक राज्य की राष्ट्रीय इकाई में सुगठित किया। क्या यह विदेशी सत्ता का चमत्कार था, अथवा जिसे अंग्रेज शासक जातियों का बिखराव मानते थे वह अपने में एक भ्रम था, क्योंकि वे इस तथाकथित बिखराव के पीछे उस संस्कृति के अंतर्निहित स्मृति संकेतों को नहीं देख सकते थे जो भारतीय सभ्यता को उसकी समूची राजनीतिक विसंगतता के बावजूद एक सूत्रता प्रदान करते थे। एक पराये अजनबी को किसी शहर के वासी हमेशा एक भीड़ दिखाई देते हैं। उस भीड़ की लय और अंतरधारा का रहस्य सिर्फ उस नगर का वासी ही जानता है। अंग्रेजी शासक एक ऐसी सभ्यता से आए थे जो यूरोप की राष्ट्रीय सीमाओं में भी बाहरी हो सकती थी। भारत में विभाजन नहीं है, भारत अखंड सत्ता का प्रयोग करता है, सांस्कृतिक रूप से एकात्मक सत्ता का प्रयोग करता है, अपनी राज्य पहचानों को छोटी नहीं करता, वह उसकी राष्ट्रीय पहचान से राज्य की पहचाने जुड़ जाती है। अंग्रेजी शासन सत्ता ने पश्चिम के माडल पर जिस प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया उसमें एक भारतीय का यह समग्रता बोध सिर्फ खंडित और आत्मव्यवहारिक हो सकता था। सभ्यता के जिस समग्र बोध में जहां कभी सब मत और संप्रदाय और धर्म समाहित होते थे, विदेशी शासन की सेकुलर और केंद्रित राज व्यवस्था के भीतर वे एक दूसरे से अलग हो गए। अंग्रेजों ने इस आत्म विभाजन की प्रक्रिया को जानबूझकर प्रोत्साहित किया या अनजाने में, यह प्रश्न अप्रासंगिक है। सच्चाई यह है कि उनकी शासन व्यवस्था ने भारत की समूची सभ्यता के संतुजाल को
अलग अलग भागों में बिखेर दिया। भारत को हम तभी जान पाएंगे जब इस अलग अलग अंतजाल को एक धागे में पिरोएंगे। भारत में एकता स्थापित नहीं की, बल्कि उस समाज की उस अदृश्य एकता को खंडित किया जो उनके आक्रमण से पूर्व भारतीय सभ्यता में पहले से मौजूद थी। भारत पहले से ही एक था। भारत को एक बनाने का काम अंग्रेजों ने नहीं किया, बल्कि भारत अपनी पहचान में, अपनी दृष्टि में, अपने सभ्यता बोध में, अपने समग्र बोध में शुरू से एक था। स्वतंत्रता की भावना, अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने का स्वप्न, एक अखंडित राष्ट्रीय अस्मिता को पाने की आकांक्षा, इन समस्त अनुभूतियों ने भारतीय मानव को 20वीं सदी के आरंभ में आलोकित किया था। समय के साथ ये समस्त आकांक्षाएं एक विराट राष्ट्रीय आंदोलन में मुखरित हुई। स्वतंत्र भारत का भविष्य किन आदर्शों और मर्यादाओं द्वारा निर्धारित किया जाएगा, यहाँ हम अपने को एक अजीब उलझी हुई स्थिति में पाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का एक शक्तिशाली मुखर पक्ष ऐसे लोगों के हाथ में था जिसकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी शासन व्यवस्था के सेकुलर यूरोपीय परिवेश में हुई थी। आज जिसे हम बंगाल का नौस्थान आंदोलन कहते हैं, उसका मुख्य प्रेरणा स्रोत यूरोप की ऐतिहासिक चेतना थी, जहां पुराने अतीत का गौरव भले ही वेदों में निहित रहा हो, किंतु भविष्य का आदर्श यूरोप की वे मान्यताएं और मर्यादाएं थी जिनके आधार पर स्वतंत्र व्यक्ति स्वायत्त राष्ट्रीय सत्ता और सेकुलर केंद्रीकृत शासन तंत्र के आदर्श एक दूसरे के साथ जुड़े थे। भविष्य का आदर्श कहीं सुदूर यूरोप में था, भारत का आदर्श कहीं सुदूर अतीत में। एक साथ यूरोप और उपासक अतीतोन्मुख, बीच में पश्चिम की इतिहास चेतना थी जो दिनों दिन को एक जीवंत सभ्यता बोध से जोड़ने के बजाय अलग अलग कालखंडों में विभाजित कर दी। राष्ट्रीय आंदोलन का दो ध्रुवों पर आत्म विभाजन एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसके परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। एक ध्रुव पर पश्चिम शिक्षित यूरोपीय चेतना में रंगा हुआ एलीट वर्ग था जो अपनी जाति परंपरा की मौखिक दुहाई देता था, किंतु जिसका आदर्श एक ऐसी राष्ट्रीय केंद्रीकृत सेकुलर राज्य सत्ता को स्थापित करना था जिसका मॉडल यूरोप के स्वायत्त राजतंत्र में था। दूसरी धुरी ऐसे सांप्रदायिक संगठन थे जो भारतीय भविष्य को किसी अतीत के आदर्श में पुनर्जीवित करना चाहते थे। मुगल राज या हिंदू राष्ट्र की स्मृतियों पर आधारित एक के लिए जाति और राष्ट्रीयता का बोध देश की सीमाओं में आबद्ध एक केंद्रीय धर्मनिरपेक्ष राज सत्ता में समाहित होता था, और दूसरे के लिए धर्म या संप्रदाय के अतीतोन्मुख धारा में अनुदित न किया जाए। एक के लिए भारत का अतीत, दूसरे के लिए यूरोप का भविष्य भी सरोपर था। इन दोनों के बीच भारतीय संस्कृति का परंपरा बोध ही जो अतीत को प्रासंगिक बनाता है और भविष्य को अर्थपूर्ण दिशा देता है, धीरे धीरे लुप्त होता गया। 20वीं शताब्दी के मध्य चरण में देश की इस अंतर्निहित मनोस्थिति की यूरोपीय धारा का प्रतिनिधित्व यदि नेहरू करते थे तो उनके अतीतोन्मुख पक्ष के समर्थक जिन्ना और सावरकर। इस विकल्प के सबसे समर्थ और सशक्त प्रतिनिधि गांधी थे, किंतु सिर्फ गांधी ही नहीं, 19वीं सदी के अंत में भारतीय आत्मा को पश्चिमी सभ्यता के समक्ष परिभाषित करने के लिए रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद आदि साधकों ने जो अभियान शुरू किया था, उसे बाद में सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर श्री अरविंद, महर्षि रमण और सैकड़ों ऐसे लेखक, साहित्यकारों, समाज सुधारकों ने समृद्ध बनाया था, जिसके लिए भारत की अवधारणा महज एक राष्ट्रीय अथवा रिलीजियस, जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं था, अथवा केंद्रीकृत राजसत्ता से कहीं ज्यादा व्यापक और समृद्ध था। हर देश की धरती एक सभ्यता का घर होती है। यदि घर के कुछ कमरे, कुछ आंगन, कोटर ढह जाते हैं तो उनमें आवास करते हुए पूर्वजों की स्मृतियां हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं। इसलिए देश की भौगोलिक अखंडता सनातन काल से एक सभ्यता के स्मृति संकेतों से जुड़ी हुई और सभ्यता के इन्हीं स्मृति संकेतों को केंद्र में रखकर भारत
अपनी सभ्यता और संस्कृति बोध को जीवित रखे हुए। भारत का सांस्कृतिक बोध उसके इतिहास, उसके लोग, उसके सामाजिक जीवनचर्या और संस्कृति की उस आत्मसत्ता से है जो भारतीय मन अपने समग्र जीवन अनुभूतियों में सजोए और संयोजित किए हुए है। भारत इन्हीं अर्थों में पश्चिम से मूल्यवान वर्ण है कि वह अहम केंद्रित सभ्यता को, अहम केंद्रित संस्कृति को अपना उदाहरण नहीं बनाता, बल्कि भारत की सत्ता सामाजिक और समग्रता बोध में जीवन जीने की उन अनुभूतियों के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें इतिहास है, लोक है, समाज है, और अपनी अखंड परंपरा को अपने स्वप्न में, अपने जीवन के स्पंदनों में जीवंत रखते हुए भारत राज्य के रूप में अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को अपनी केंद्रीय पहचान के रूप में अभिव्यक्त करता है। और यही भारतीयपन उसे इतिहास से वर्तमान और भविष्य को संदर्भित और संकेतित करने का एक मूल्य, एक माध्यम बनता है। इस तरह से निर्मल वर्मा के निबंध भारतीय समाज, भारतीय राष्ट्र और भारत की जाति पहचान को पश्चिम की उस पहचान से अलग करते हैं जिसमें पश्चिम अलग अलग एकीकृत छोटे छोटे समूहों की जगह पूर्व की संस्कृति में, भारत की संस्कृति में सामूहिक चेतना का, भारतीय राज्य और राष्ट्र की अवधारणा का एक सामाजिक विकल्प है जो पश्चिम से वरेण्य है और मूल्यवान है।